हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन तथा उनकी शक्तियाँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उनको क्लिक करो, आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। वे उत्तर प्रदेश के पोरू गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2017 को अपना पद ग्रहण किया था। इन्होंने JS खेहर के समक्ष शपथ ग्रहण कर भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पद प्राप्त किया। ये राज्यसभा के सदस्य हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने चुनाव में 65% वोट प्राप्त किए थे। आगे है भारत के संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख। फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि भारत संघ में एक राष्ट्रपति होगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन के सम्राट से ली गई हैं। अनुच्छेद 53 में ये उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से। आगे है अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों का उल्लेख है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 55, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है, यानी जनता स्वयं अपने राष्ट्रपति का चुनाव न करके अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल सकर्मणीय गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर है, अर्थात जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। फ्रेंड्स, एकल सकर्मणीय गुप्त मतदान प्रणाली में मतदाता को अपने सभी उम्मीदवारों को गुप्त में मतदान करना होता है तथा उम्मीदवार को सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटे का निर्धारण दिए गए मतों की संख्या बटे में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। फ्रेंड्स, न्यूनतम कोटि की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर सके। फ्रेंड्स, इस पद्धति में वरीयता को अपनाया गया है, अर्थात मतदाता द्वारा अपने प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता अपनी पसंद के आधार पर उतने ही वोट देने होते हैं। फ्रेंड्स, इस वरीयता में के साथ साथ मत का मूल्य भी निकाला जाता है। फ्रेंड्स, पहले प्रथम वरीयता वाले मतों की गणना होती है। अगर प्रथम वरीयता वाले उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तभी सेकेंडरी वरीयता वाले उम्मीदवारों के वोटों की गणना होती है, लेकिन अगर प्रथम वरीयता वाले उम्मीदवारों को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो द्वितीय वरीयता वाले उम्मीदवारों की मतों की गणना नहीं होती। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। फ्रेंड्स, सांसदों व विधायकों का मूल्य एक समान नहीं होता। पहले हम सांसदों के मत मूल्य निकालने का सूत्र देखते हैं।
संसद के सदस्य का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों की विधानसभा के समस्त सदस्यों से प्राप्त मतों की संख्या का योग में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है और जो संख्या प्राप्त होती है उसे सांसद का मत मूल्य माना जाता है। फ्रेंड्स, संसद है के दोनों सदन जनता का समान रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में इन दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। आगे है विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य। विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या बटे में उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और भाग 1000 और जो संख्या प्राप्त होती है उसे विधायक का मत मूल्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी विधानसभाओं को एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उनकी राज्य की जनसंख्या के आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त है। एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या ली जाती है और यह जनसंख्या 2001 की ली जाती है। फ्रेंड्स, 2026 तक 2001 की जनसंख्या को माध्यम बनाकर ही निर्वाचन या मत मूल्य निकाला जाएगा। आगे है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन पत्र भरने के लिए कितने प्रस्तावक व कितने अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चुनाव में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, यह व्यवस्था सन 1997 के बाद से की गई है। साथ ही 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर भी जमा करवाने होते हैं। फ्रेंड्स, आगे है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 साल का बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा 5 साल से पहले भी पद से हटा सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 57 जिसमें पुनः निर्वाचन का उल्लेख है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। आगे है अनुच्छेद 58 जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु है वो पूर्ण कर चुका हो। तीसरी है कि वह लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी है कि वह भारत सरकार के किसी भी सरकारी पद पर लाभान्वित ना हो। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्री है वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 59 जिसमें राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहला है उसके रहने की व्यवस्था यानी सरकारी आवास। दूसरा है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी तथा तीसरा है कि भारत की सिंचित निधि के द्वारा राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 60 जिसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष है वो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। आगे है अनुच्छेद 61 जिसमें महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उन्हें 5 साल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को दिया गया है। जिस भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा अभियोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत होने के 14 दिन बाद महाभियोग पर विचार होगा। विचार होने के बाद उस सदन के 2/3 बहुमत द्वारा उस अभियोग को स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति मिलने के बाद इसे संसद के दूसरे सदन में भेजा जाएगा तथा यह प्रक्रिया दूसरे सदन में भी दोहराई द्वितीय वरीयता के आधार पर जब दोनों सदनों द्वारा अभियोग को अगर स्वीकृति मिल जाती है तो राष्ट्रपति का पद है वो समझा राष्ट्रपति जाएगा। फ्रेंड्स, साथ ही राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है निर्वाचन पड़ा है। आगे वाले वीडियो में हम राष्ट्रपति की जांच प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। थैंक यू। आगे हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां।
पहली शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 53 के तहत की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। इसमें पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे पॉइंट है SC ST व OBC आयोग का गठन करता है तथा उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्टूडेंट, जहां पर संघ या केंद्र किसी भी आयोग के आगे लिखा हो तो उस आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। आगे है अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इस गठन के माध्यम से केंद्र व राज्यों के बीच में सहयोगात्मक संबंध है वो स्थापित किए जाते हैं। आगे है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र है वो घोषित किया जाता है। आगे है वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 280। फ्रेंड्स, केंद्र व राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा या निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे है महत्वपूर्ण नियुक्तियां कि राष्ट्रपति है वो किन किन की नियुक्तियां करता है। तो पहली नियुक्ति है महान्यायवादी की, दूसरी नियुक्ति है महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, तीसरी नियुक्ति है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति। आगे है UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति। आगे है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। आगे है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिर्फ नियुक्तियां पढ़ी हैं। उन नियुक्तियों पर वर्तमान पर कौन विराजमान है उनके नाम मैंने इस वीडियो में नहीं डाले क्योंकि मैंने सिर्फ राष्ट्रपति की शक्तियां ही टॉपिक लिया है। आगे हमारा टॉपिक, दूसरी हमारी राष्ट्रपति की शक्ति है विधायी शक्ति, यानी विधेयक या विधि संबंधित या कानून संबंधित या संविधान संबंधित शक्ति। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, यानी संसद का काम विधि या कानून निर्माण करने का है, तो कानून निर्माण करने के दायरे में राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। अर्थात कोई भी कानून बनेगा, कोई भी विधेयक बनेगा, उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या होगी? अनिवार्य होगी। आगे है कि संसद के जो स्तर हैं उनको बुलाने का, उनको कुछ समय के लिए स्थगित करने का तथा उनको स्तरावसान करने का भी अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे है सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। फ्रेंड्स, कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप तभी ग्रहण करेगा जब राष्ट्रपति अनुमति देगा। आगे है प्रत्येक चुनाव का प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में 14 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं। इसमें 12 सदस्य राज्यसभा में तथा 2 सदस्य हैं वो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। आगे हमारा तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्त मतलब धन से संबंधित शक्ति।
फ्रेंड्स, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है वो आवश्यक है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में रखा जाता है। दूसरा है कि प्रत्येक वर्ष वित्त बजट पेश करने की अनुमति भी राष्ट्रपति देता है। आगे है अनुदान व वित्त पर सिफारिश भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जो भारत की आकस्मिक निधि है उस निधि पर भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है। आगे चौथी शक्ति है न्यायिक शक्ति। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के तहत आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। आगे है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह किसी भी अपराधी की क्षमा को पूर्णतः माफ कर सकता है, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है या फिर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। साथ ही न्यायिक शक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी शामिल है। आगे टॉपिक है सैन्य शक्ति। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति थल, जल और नभ तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर युद्ध की घोषणा करनी हो या फिर शांति की घोषणा करनी हो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हमारी विदेश नीति का संचालन भी राष्ट्रपति करता है, निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है तथा पड़ोसी राज्यों के साथ में या विदेशी राज्यों के साथ में संधि व समझौते करने हैं वह कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी अमेरिका की तरह भारत के राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं। आगे है आपातकालीन शक्तियां। नाम से पता चल रहा है संकट के समय की शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। फ्रेंड्स, युद्ध की आशंका होने पर भी राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक 3 बार है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। आगे है अनुच्छेद 356 जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तथा सबसे अधिक समय का राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में ही लगा है। आगे है अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट, यानी धन की कमी आने पर भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय संकट नहीं लगा है। आगे है वीटो पावर, यानी निषेध करने का अधिकार। पहला है पूर्ण वीटो, यानी पूर्णतया मना कर देना। अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के संबंध में आए विधेयक पर राष्ट्रपति वो पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो का प्रयोग है वो वेंकट रमन द्वारा संसद के सदस्यों के वेतन व भत्ते में वृद्धि करने के समक्ष में यूज किया गया था। आगे है पॉकेट वीटो, जिसका प्रयोग है वो ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किया गया था जब भारत के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय डाक बिल के समक्ष में विधेयक प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, इन तीनों वीटो का प्रयोग है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक के समक्ष में लिया जाता है। आज का टॉपिक इतना। थैंक यू, धन्यवाद।